हेलो स्टूडेंट्स। आज से इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर शुरू कर रहे हैं हम। मेरा नाम है मधुर शाश्वत और आज से मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का पहला लेक्चर ले रहा हूँ। इंग्लिश में सबसे जो पहली चीज़ है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसी भी भाषा को जानने समझने के लिए उसके वोकैबुलरी का हमें सबसे अधिक ज्ञान होना आवश्यक है। इंग्लिश की ग्रामर में सबसे पहली जो चीज़ है वो होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब अर्थात भाषा के अंग। तो जो इंग्लिश ग्रामर का फाउंडेशन है, जो नींव है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इंग्लिश ग्रामर में जो भाषा के 8 अंग हैं, यहीं से पूरी ग्रामर, आपकी पूरी ग्रामर का दारोमदार टिका हुआ है। तो हमने लिखा है यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि भाषा के अंग। भाषा के 8 अंग बताए जाते हैं। भाषा के 8 अंग हैं, जैसे कि पहला है आपका नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। इनको हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। और हिंदी में इनके नाम है, नाउन मीन्स संज्ञा, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, वर्ब मीन्स क्रिया, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, कंजंक्शन मीन्स संयोजक शब्द, प्रीपोजिशन मीन्स संबंध सूचक शब्द, और इंटरजेक्शन मीन्स विस्मय सूचक शब्द। यहाँ पर जो भाषा के अंग दिए गए हैं उनको हम प्रत्येक को डेफिनेशन और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे। पहला है नाउन। तो नाउन का तात्पर्य है कि ऐसी वस्तु या ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब नाउन है। मतलब संसार में जो कुछ भी है वो सब नाउन है, नाउन के अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे कहा जाता है कि, जैसे डेफिनेशन यदि बताई जाए कि नाउन संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्ति में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे राम हो गया, सीता हो गया, मोहन हो गया, कुर्सी, किसी भी वस्तु का नाम, कुर्सी हो गया, पंखा हो गया, दीवार हो गया, मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, ये सब वस्तुएं हैं। किसी भी स्थान का नाम, कोई छत हो गया या कमरा हो गया या रोड हो गया, कोई शहर का नाम हो गया, किसी गांव का नाम हो गया। तो सारी नाउन, पूरे ब्रह्मांड में जितनी सारी चीज़ें हैं वो सब नाउन में इंक्लूड की जाती हैं। मतलब यहाँ पे हम 2 एग्जाम्पल लिख दें कि 2 राम बुक खजुराहो या मोहन कुर्सी दिल्ली, तो इतने तक इनके उदाहरण सीमित नहीं हैं। मतलब नाउन जो है वो असीमित है, यानी संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें नाउन हैं। सारी चीज़ों को हम नाउन कह सकते हैं। किसी भी चीज़ का यदि हम नाम से उसको पुकारते हैं तो वो नाउन है। किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी स्थान का नाम, उसको हम नाउन कहते हैं। इसके बाद है दूसरा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? इसमें हम नाउन में 2 एग्जाम्पल भी लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे नाउन में लिखा है कि किसी का भी व्यक्ति का नाम ले दिया, राम हो गया। किसी वस्तु का नाम ले दिया हमने, बुक हो गया। किसी शहर का नाम ले दिया हमने, इंदौर हो गया। तो व्यक्ति, वस्तु और स्थान, इन तीनों चीज़ों के नाम लिखा जाए तो वो संज्ञा है। दूसरा है प्रोनाउन। भाषा का जो दूसरा अंग है वो है प्रोनाउन। हम जो भी भाषा बात करते हैं, एक दूसरे से अपने विचार व्यक्त करते हैं, तो इन 8 चीज़ों का, इन 8 अंगों का हम इस्तेमाल जरूर करते हैं। तो प्रोनाउन है। प्रोनाउन का तात्पर्य है कि यदि किसी वस्तु के नाम को हमें नहीं लेना है और उसके बदले में हम जो शब्द व्यक्त करते हैं, जो शब्द बोलते हैं, यूज करते हैं, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से है कि जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम सर्वनाम या प्रोनाउन कहते हैं। तो संज्ञा के बदले में हमें प्रयोग करना है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम है राम, तो हम उससे तुम कह सकते हैं, वह कह सकते हैं, तो यह सर्वनाम हो गया। जैसे ही, यहाँ पे ही क्या है? आपका प्रोनाउन है, सर्वनाम। तुम, यू, ये आपका सर्वनाम है। किसी वस्तु का नाम, जैसे कुर्सी, हमें कुर्सी नहीं कहना, हमें कहना दिस, यह है। तो जो कुर्सी के बदले हमने जो शब्द बोला, सांकेतिक शब्द बोला दिस, वो आपका सर्वनाम है। किसी स्थान के बदले में, कोई हम स्थान है, हम कहें यहाँ आओ, कम हेयर,
तो हेयर जो शब्द हमने बोला है, हेयर मीन्स यहाँ, तो वो आपका सर्वनाम है। मतलब किसी व्यक्ति के बदले में हम जो उसके नाम के बदले में जो शब्द यूज करते हैं वो सर्वनाम है। किसी वस्तु के नाम के बदले में जो शब्द यूज करते हैं वो सर्वनाम है, और किसी स्थान के बदले में हम जो शब्द यूज करते हैं, नाम के बदले में शब्द यूज करते हैं, वो सर्वनाम है। तो वह, यह, यहाँ, वहाँ, इसका, उसका, मेरा, तुम्हारा, आपका, ये सब क्या है? ये सब सर्वनाम है। इसके बाद आते हैं तीसरा जो आपका है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब है विशेषण। ऐसे शब्द जो संज्ञा की या सर्वनाम की, नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। किसी भी प्रकार की विशेषता हो सकती है, मात्रा सूचक हो सकती है, संख्या सूचक हो सकती है, गुण सूचक हो सकती है। तो किसी भी वस्तु की संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताई जाती है, उसको हम, उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो विशेषण में जैसे हमने विशेषता बताई, राम मोटा है, तो यहाँ पर जो फैट शब्द यूज किया हमने, मोटा, वो आपका विशेषण है। हमने कहा सीता सुंदर है, तो सीता के लिए हमने जो ब्यूटीफुल शब्द यूज किया वो आपका विशेषण है। हमने कहा मोहन ईमानदार है, तो मोहन के लिए हमने जो ऑनेस्ट शब्द यूज किया वो आपका विशेषण है। यानी किसी भी वस्तु की हम विशेषता जो बताते हैं, विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, मतलब एडजेक्टिव कहते हैं। काला, गोरा, मोटा, पतला, ईमानदार, निर्धन, धनवान, लालची, डरपोक, साहसी, कायर, ये सब विशेषण हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा विशेषण। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्रिया, वर्ब। जो चौथा जो अंग है भाषा का वो है वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। क्रिया किसी कार्य के करने या होने को क्रिया कहते हैं। मैं हिंदी में इसलिए परिभाषा आपको बताता हूं कि मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के हिसाब से चल रहा हूं। तो किसी भी कार्य के करने या होने को हम क्रिया कहते हैं। जो कार्य अपने आप होते हैं या जो कार्य हम करते हैं, जैसे अपने आप होने वाले कार्य हवा चलना, पानी बरसना, ये सब कार्य अपने आप होते हैं। धूप निकलना, सूर्योदय होना, इनमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। और जो कार्य हम स्वयं करते हैं, जैसे नहाना, धोना, खाना पीना, सोना, जागना, लड़ना झगड़ना, उठना बैठना, नाचना गाना, ये सब, तो जो भी कार्य हम 24 घंटे करते हैं वो सब क्रिया है। तो यहाँ पर हम क्रिया के कुछ एग्जाम्पल लिख दें। बाथ मीन्स नहाना, सिंग मीन्स गाना, डांस मीन्स नाचना, रीड मीन्स पढ़ना, मतलब बहुत सारे कार्य जो हम 24 घंटों करते रहते हैं वो सब क्रिया है। इसके बाद जो अगला नंबर है वो है एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। उसके नाम से ही पता लगता है कि क्रिया विशेषण ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हमने कहा कि मोहन गीत गा रहा है, मोहन मधुरता से गीत गा रहा है, तो यहां पर क्रिया हो गई गाना, लेकिन कैसे गा रहा है? मधुरता से। तो मधुरता से जो लिखा है वो आपका क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। हमने कहा कि कुत्ता जोर जोर से भौंकता है, तो यहां पर भौंकना क्रिया है, पर कैसे भौंकता है? जोर जोर से। यहां पर जोर जोर से जो शब्द है वो आपका क्रिया विशेषण है। हमने कहा सीता धीरे धीरे लिखती है, तो लिखना यहां पर क्रिया है, पर सीता कैसे लिखती है? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे आपका एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि स्लोली, स्लोली मीन्स धीरे धीरे। हमने कहा बच्चे शांति से बैठे हैं, तो शांति से बैठना क्रिया है, पर कैसे बैठे हैं? शांति से। तो शांति से आपका जो शब्द है वो आपका साइलेंटली, वो आपका क्रिया विशेषण है। साइलेंटली, लाउडली, जोर जोर से, आदि, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। इसके बाद अगला जो नंबर है वो है कंजंक्शन। कंजंक्शन, संयोजक शब्द। गणित में आपने सुना होगा कि योग मीन्स होता है जोड़ना, योज्य, जोड़ने, योग। तो योजक का मतलब जोड़ने वाला। संयोजक, तो संयोजक ऐसे शब्द हैं कि जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। अगर इसकी परिभाषा कही जाए तो है
कि ऐसे शब्द जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें संयोजक शब्द कहते हैं। जैसे संयोजक शब्द के एग्जाम्पल ले लें, एंड मीन्स और, बट मीन्स लेकिन, बिकॉज मीन्स क्योंकि, अदरवाइज मीन्स अन्यथा, ऐसे बहुत सारे हैं। तो यहां पर एंड का क्या काम है? एंड का काम है दो चीजों को जोड़ना। जैसे हमने कहा कि राम गीत गा रहा है, हमने कहा मोहन गीत गा रहा है, तो इन दोनों वाक्यों को यदि हम जोड़ के बनाते तो लिखते हैं कि राम और मोहन गीत गा रहे हैं। राम एंड मोहन आर सिंगिंग। तो यहां पर दोनों को हमने जोड़ दिया। बट का प्रयोग कैसे किया जाता है? बट का प्रयोग ऐसे किया जाता है कि जब दो कंडीशन हो और दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, उल्टी हो, तब हम बट का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है कि मिस्टर दास एक अमीर व्यक्ति हैं और वह खुश नहीं है, तो दोनों वाक्यों को जोड़ के बनाएंगे, मिस्टर दास इज ए रिच पर्सन बट नॉट हैप्पी। मिस्टर दास इज अ रिच पर्सन बट नॉट हैप्पी। मिस्टर दास अमीर व्यक्ति हैं लेकिन खुश नहीं है। तो यहाँ पर बट का प्रयोग लेकिन के अर्थ में या किंतु के अर्थ में किया गया। बिकॉज का अर्थ क्योंकि के रूप में किया जाता है। किसी काम के होने के बाद या किसी घटना के बाद कोई उसका कारण बताना हो तो वहां पर हम बिकॉज का प्रयोग करते हैं। जैसे कल मैं अनुपस्थित था क्योंकि मैं बीमार था। तो यहाँ पर जो बीमार का होने का स्पष्टीकरण दिया गया है वो क्योंकि या बिकॉज के द्वारा दिया गया। आई वाज एब्सेंट एस्टरडे बिकॉज आई वाज इल। मैं कल अनुपस्थित था क्योंकि मैं कल बीमार था। अदरवाइज का प्रयोग अन्यथा के रूप अर्थ में किया जाता है। जैसे कहा जाए स्टडी वेल अदरवाइज यू विल फेल। अच्छी तरह पढ़ाई करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। तो यहाँ पर अदरवाइज का प्रयोग भी दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया गया है। तो संयोजक शब्द का मतलब है जो शब्द, ऐसे शब्द जो दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें हम संयोजक शब्द कहते हैं। सातवां है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का अर्थ है संबंध सूचक शब्द। तो संबंध सूचक शब्द, इसकी परिभाषा इस प्रकार से होती है कि जो शब्द संज्ञा का संज्ञा से, नाउन का नाउन से, नाउन का प्रोनाउन से और प्रोनाउन का प्रोनाउन से संबंध व्यक्त करते हैं उन्हें हम संबंध सूचक शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसके, ऑन मीन्स पर, इन मीन्स में, इनटू, अपॉन, टू, विथ, ईटीसी, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो उनका प्रयोग कहां किया जाता है? जैसे हमने कहा कि मैं छत पर खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग ऑन द रूफ। तो यहां पर ऑन जो शब्द हमने प्रयोग किया, छत पर, जो पर शब्द आया, अंग्रेजी में आया ऑन और हिंदी में आया पर। मैं छत पर खड़ा हूं। तो यहां पर छत एक नाउन है और मैं एक सर्वनाम हूं। तो मैं का छत से क्या संबंध है कि मैं छत पर खड़ा हूं, यानी पर शब्द जो है उसने बता दिया कि मैं छत के ऊपर खड़ा हूं। तो यहां पर जो ऑन है वो आपका प्रपोजिशन है। बिल्ली कुएं में गिर गई, बिल्ली कुएं में गिर गई। द कैट फॉलन इनटू द वेल। तो यहां पर जो हमने फॉलन शब्द यूज, वो इनटू शब्द यूज किया, वो मैं के लिए यूज किया है। तो यहां पर जो इनटू शब्द है वो आपका क्या है? प्रपोजिशन। वह नदी में तैर रहा है। यहां पर एक नदी एक संज्ञा है और तैरना वह सर्वनाम है। इन दोनों का संबंध क्या है कि वह नदी में तैर रहा है। यानी जो मैं शब्द है उसके लिए हमने अंग्रेजी में इस्तेमाल किया ही इज स्विमिंग इन द रिवर। तो यहां पर जो इन शब्द प्रयोग किया गया है वो आपका प्रपोजिशन है। तो ऐसे कई सारे प्रपोजिशन, कम से कम 30 के ऊपर प्रपोजिशन होते हैं जिनका अंग्रेजी में यूज किया जाता है। इसके बाद लास्ट जो है वो है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मय सूचक शब्द। इंटरजेक्शन का प्रयोग हम विशेष भाव को दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे सुख की अवस्था, दुख की अवस्था या आश्चर्य की अवस्था होती है तो वहाँ पर हमें विस्मय सूचक शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। इसकी परिभाषा इस प्रकार से बोल सकते हैं कि ऐसे शब्द जो सुख, दुख या आश्चर्य की अनुभूति होने पर हमारे मुंह से एकाएक निकल जाते हैं उन्हें हम विस्मय सूचक शब्द या विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं।
विस्मय सूचक शब्द, जैसे सुख की अवस्था में हम बहुत खुश होते हैं तो हम कहते आहा हम मैच जीत गए। तो हमने जो आहा शब्द बोला है यहाँ पे खुशी व्यक्त करने के लिए, वो इंटरजेक्शन कहा जाएगा। वो वी हैव वॉन द मैच, वाओ। तो यहाँ पे वाओ जो शब्द हमने बोला है वो आपका विस्मय सूचक शब्द है। कोई हम अप्रिय घटना सुनते हैं, किसी दुख का कारण सुनते हैं, अलास ही डाइड, अरे वो मर गया। तो यहाँ पे जो अरे शब्द हमने यूज किया वो आपका दुखांत सूचक, दुख व्यक्त करने के लिए। और यदि हमने कोई अच्छा नज़ारा देखा, हमने बहुत अच्छा बगीचा देखा, हमने कहा हाउ चार्मिंग द गार्डन इज, हाउ चार्मिंग द वेदर इज, कितना सुहाना मौसम है। तो जो हमने हाउ चार्मिंग या कितना सुहाना बोला है वो आपका विस्मय सूचक, विस्मयादि बोधक शब्द है, मतलब इंटरजेक्शन है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे आज अध्ययन किया है पार्ट्स ऑफ स्पीच, भाषा के अंग जो महत्वपूर्ण है, और यहीं से हमारी वोकैबुलरी और शब्दों का जो ज्ञान है, अंग्रेजी का जो मेन टॉपिक है वो आज हमने पढ़ा है। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे ले चलेंगे आपको। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है।